दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा रशिया से कई तरीके के बड़े बड़े हथियारों को खरीदा जा चुका है। इन हथियारों में फिलहाल जहां पे सुखोई 30 MKI S-400 जैसे हथियारों को वन ऑफ द बेस्ट हथियार के रूप में माना जाता है, तो वहीं पे सोवियत यूनियन के जमाने में भी भारत की तरफ से रशिया से कुछ ऐसे खास और सीक्रेट हथियारों को खरीदा गया था, जिसके बारे में पब्लिक में जानकारी कई सालों के बाद आया। और दोस्तों ऐसे ही हथियारों में MiG-25 जैसे एयरक्राफ्टों का भी जिक्र होता है, जो कि सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर और रिकॉनेसन एयरक्राफ्ट था, जिसका उपयोग भारत की तरफ से कई सालों तक किया गया और आखिरकार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साल 2006 में इन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया गया। पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के बाद इन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए क्यों इस तरीके के एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। इवन रशिया के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के सक्सेसर के रूप में MiG-31 एयरक्राफ्टों को जहां पे डेवलप किया गया, तो वहीं पे भारत की तरफ से कभी भी MiG-31 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। अब दोस्तों MiG-25 एयरक्राफ्टों के अगर इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्विसेज को देखा जाए तो मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 80 के दशक में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कम से कम 6 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स अपने अलग अलग बेसेस में भी कर चुका है और इवन पाकिस्तान के ऊपर भी रिकॉनेसन और सर्वेलेंस के लिए इन एयरक्राफ्टों को लगातार इस्तेमाल किया जा चुका है। और दोस्तों MiG-25 एयरक्राफ्ट अपने आप में इसीलिए भी खास है क्योंकि ये करीबन 80,000 फीट या फिर कहे तो 24 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकता है और एक समय तक तो ये एयरक्राफ्ट इतना बेहतर था कि अगर दुश्मन के क्षेत्र के ऊपर से ये उड़ान भरता तो दुश्मन को इसके बारे में पता लगने के बावजूद भी दुश्मन कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड तक मार करने का क्षमता वाला कोई मिसाइल था ही नहीं। अब दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों के रफ्तार, हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरने का क्षमता के वजह से जब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से MiG-25 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाता था, तब इन एयरक्राफ्टों को साउथ एशिया में अनमैच माना जाता था। मतलब इन एयरक्राफ्टों का सामना करने का क्षमता साउथ एशिया में किसी भी देश के पास नहीं था। हालांकि दोस्तों धीरे धीरे करके रिकॉनेसन और सर्वेलेंस के लिए जिस तरीके से सैटेलाइटों का उपयोग बढ़ने लगा, उसी वजह से MiG-25 जैसे एयरक्राफ्टों की उपयोगिता भी धीरे धीरे कम होता गया और साल 2006 में आखिरकार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करना पड़ा। हालांकि तब तक इंडियन एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्टों का उम्र भी काफी अधिक हो चुका था। हालांकि तब भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं था, लेकिन भारत की तरफ से MiG-31 एयरक्राफ्टों के तहत भी आगे नहीं बढ़ा गया। अब दोस्तों MiG-31 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन के जमाने में ही एक हाई स्पीड रिकॉनेसन और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया और फिलहाल एक्टिव सर्विस में इन्हीं एयरक्राफ्टों का रफ्तार सबसे अधिक है। और हाल ही में रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान MiG-31M इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों के द्वारा 873 मिसाइलों का उपयोग करके कई तरीके के स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, जो कि दर्शाता है कि सैटेलाइटों के जमाने होने के बावजूद भी ऐसे रिकॉनेसन एयरक्राफ्टों का जो भूमिका है ये अभी भी बरकरार है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत की तरफ से MiG-25 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा रहा था, तब रशिया के द्वारा भारत के सामने अपने MiG-31 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया था, जो कि MiG-25 एयरक्राफ्टों के सक्सेसर के रूप में ही डेवलप किया गया है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा ज़ैसलॉन जैसे ताकतवर रडारों के साथ साथ 833 जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि 300 किलोमीटर दूर तक एक रेंज प्रोवाइड करता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे केवल मात्र MiG-31 एयरक्राफ्टों की क्षमता ही वृद्धि नहीं होता है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को अगर तब भारत के द्वारा खरीदा जाता तो नो डाउट भारत के क्षमता में भी इससे काफी बढ़ोतरी होता। हालांकि उस दरमियान तक भारत के द्वारा काफी बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रशिया से खरीदा जा चुका था और इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भारत में चल रहा था, जो कि एक मॉडर्न जमाने के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कई तरीके के रोल को निभा सकता है। इवन रिकॉनेसन सर्वेलेंस के रोल को भी ये निभा सकता है। शायद इसी वजह से भारत की तरफ से तब MiG-31 एयरक्राफ्टों के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के क्षमता को कंपेयर किया जाए तो नो डाउट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस और मल्टी रोल होने के कारण कई तरीके के अलग अलग मिशनों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का जो रफ्तार और ऑल्टीट्यूड क्षमता है वो MiG-31 एयरक्राफ्टों से काफी पीछे है। स्पेशली अगर इन एयरक्राफ्टों को रिकॉनेसन मिशन के लिए कंपेयर किया जाए तो नो डाउट MiG-31 एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों से काफी आगे रहेगा। पर वहीं पे दोस्तों साल 2000 के बाद से जिस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ड्रोनों का उपयोग किया गया, उसके वजह से भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों का जो डिमांड है वो मार्केट में कम होता रहा। हालांकि इतने सालों के बावजूद भी भारत की तरफ से अब तक हाई ऑल्टीट्यूड
ड्रोनों को अपने बेड़े के लिए ना तैयार किया जा सका, ना ही भारत अब तक ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोनों को खरीद पाया है, जिससे कि ये भी अंदाजा लगता है कि अगर साल 2006 के आसपास भारत मिग 31 एयरक्राफ्टों को खरीद लेता तो आज कई तरीके के अलग अलग रिक्वायरमेंटों को मिग 31 एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाना संभव हो पाता। अब दोस्तों केवल मात्र सैटेलाइट, ड्रोन और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के वजह से ही भारत के द्वारा मिग 31 एयरक्राफ्टों से अपने आप को दूर नहीं रखा गया, बल्कि इसके पीछे और एक बड़ा रीजन मॉडर्न से मॉडर्न तरीन सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट भी है। जब भारत की तरफ से मिग 25 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा था, तब असल में साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी देश के पास हाई ऑल्टीट्यूड तक मार करने वाला कोई मिसाइल नहीं था, जिस वजह से भारत तब बिना किसी रोक टोक के अपने पड़ोसी देशों के अंदर घुस के मिग 25 एयरक्राफ्टों के द्वारा रिकॉनेसेंस मिशन को अंजाम भी देता था और पड़ोसी देशों को पता लगने के बावजूद भी भारत के एयरक्राफ्टों के खिलाफ कोई कदम उठाना उनके लिए संभव नहीं था। पर पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी एयरक्राफ्टों को निशाना बना सकता है, उससे असल में ऐसे रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों का जो क्षमता है वो काफी लिमिटेड हो चुका है। और वहीं पे अगर इन रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों के जगह में ड्रोनों का उपयोग होता है तो नो डाउट इससे पायलट के जो जान है वो कभी रिस्क में नहीं आएगा। और दोस्तों संभावित इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए भारत के द्वारा मिग 31 एयरक्राफ्टों के तहत आगे नहीं बढ़ा गया और इस लेगेसी को मिग 25 एयरक्राफ्टों के साथ ही समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों मिग 31 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ एक वन ऑफ द बेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर और अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसका की फर्स्ट फ्लाइट आज से करीबन 48 ईयर पहले मतलब 1975 को हुआ था और 1981 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक 1994 तक इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चला और कम से कम सोवियत यूनियन और रशिया के द्वारा 519 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, जो कि सोवियत यूनियन टूटने तक, जहां पे सोवियत यूनियन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं पे सोवियत यूनियन टूटने के बाद इन एयरक्राफ्टों को रशिया और कजाकिस्तान को दिया गया। हालांकि कजाकिस्तान के तरफ से भी साल 2023 तक अपने बेड़े के सभी एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा चुका है और फिलहाल रशिया के पास भी बताया जा रहा है कि ऐसे करीब करीब 100 से 150 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को लगातार रशिया के द्वारा अपग्रेड करके मॉडर्न एयरक्राफ्टों में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। अब दोस्तों मिग 31 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट और दूसरे वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं। इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 22.62 मीटर मतलब 74 फीट 3 इंच है, जबकि विंग स्पैन 13.46 मीटर मतलब करीबन 44 फीट 2 इंच है, जबकि इसका हाइट करीबन 6.45 मीटर मतलब 21 फीट 2 इंच और विंग एरिया करीबन 61.6 मीटर स्क्वायर मतलब 663 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के अगर वजन को देखा जाए तो इसका एम्प्टी वेट 21,820 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 41,000 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 46,200 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो इंटरनली ये करीबन 16,130 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इंजन के रूप में इसमें 2 D30 F6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 93 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 152 किलोन्यूटन है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड में इन एयरक्राफ्टों का अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो माक 2.83 है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार करीबन 1500 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.4 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड भी करीबन माक 2.35 मतलब 2500 किलोमीटर पर आवर है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को अगर 2 ड्रॉप टैंक से लैस किया जाता है तो 4-8-33 मिसाइलों के साथ इसका रेंज 3000 किलोमीटर है, जबकि 2 ड्रॉप टैंक के साथ अगर एक एरियल रिफ्यूलिंग किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 5400 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है, जबकि एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज फुल लोड के साथ करीबन 700 से 1400 किलोमीटर है और वो भी माक 2.35 के रफ्तार से लेके माक 0.8 के रफ्तार के दरमियान। जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग को लेकर दावा किया जाता है कि ये 25,000 मीटर या फिर कहे तो 82,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई में उड़ान भर सकता है और करीब करीब प्लस 5G तक दबाव झेलने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। वहीं पे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें एक 23 मिलीमीटर के कैनन है, जो कि एक रोटेटरी कैनन है और 800 राउंड एमुनेशन को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा इसमें अंडर फ्यूसलाज करीबन 4 हार्ड पॉइंट और अंडर विंग 4 हार्ड पॉइंट मतलब टोटल 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9000 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-33E, R-40, RDTD, R-60MK, R-73, R-37M, R-77M जैसे मिसाइलों का जहां पे उपयोग किया जाता है, तो वहीं पे एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-58, USH
KH-EK एंटी रेडिएशन मिसाइल, KH-47 M2 क्रिंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का भी उपयोग होता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें 8T के IRST सिस्टम और ज़ेस्लॉन जैसे पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का भी उपयोग किया जाता है। और नो डाउट दोस्तों, इस स्पेसिफिकेशन के साथ अगर MiG-31 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो फिलहाल ये ऑपरेशनल सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरने वाला और सबसे अधिक रफ्तार में उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट है। पर सैटेलाइट, ड्रोन और मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के साथ साथ एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइलों के कारण इस तरीके के एयरक्राफ्टों के जो लिमिटेशन है वो बढ़ चुका है और शायद यही वजह से भारत के द्वारा MiG-31 एयरक्राफ्टों को कभी खरीदा नहीं गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए था या फिर भारत इन एयरक्राफ्टों को ना खरीद के सबसे बड़ा डिसीजन लिया है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।